हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एक इम्पोर्टेंट से सेशन को कवर करेंगे, जहां से निश्चित रूप से आपके जो भी शिफ्ट कंडक्ट होने वाला है आगे आपका, इसमें निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। क्योंकि जो है कल आपका पेपर जो कंडक्ट हुआ था आपका आरआरबी टेक्नीशियन का, जो ग्रेड 3 का आपका पेपर कल कंडक्ट हुआ था, उसका काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके पहले जो ओवरऑल आपका शिफ्ट कंडक्ट हुआ है उसका भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम आपको देखने को मिला है। इस कारण से ये जो आपका सेशन होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको कल जो आपका रिसेंटली एग्जाम आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसका मैं कुछ आपको यहाँ पर साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिला है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्लास कंटिन्यू होता है, तो आप ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस पेपर को देखते चलेंगे और लगातार मैं क्वेश्चन को भी हाईलाइट करूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। संभवतः आपने कल जो पेपर कंडक्ट हुआ है तो निश्चित रूप से आपने एनालिसिस उसका देखा होगा और एनालिसिस के जरिए आपको पता चल गया होगा कहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली अभी दिखाने वाला हूँ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में लगातार पूछे आ रहे हैं। हालांकि टीसीएस के अकॉर्डिंग जो भी आपका पेपर कंडक्ट होता है लगातार एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है उससे रिलेटेड आपका। इस कारण से इस चैप्टर की अगर बात करेंगे तो जहाँ से हम लोग अभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, यहाँ से आपको सारा पेपर का कलेक्शन आपको दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस खनिज को जो है वरीड सनराइज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, कोयला को वरीड सनराइज के रूप में जाना जाता है। और कोयला में देखिए सबसे अच्छे ग्रेड कोयला की अगर बात करेंगे तो ये आपका एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्राएं 90 से आपका लगभग 96-97% तक आपके कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। सबसे देखिए लो ग्रेड कोयला की अगर बात करी जाए तो ये आपका होता है पीट कोयला, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्राएं काफ़ी कम पाई जाती है। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस गैस का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का ईंधन मान ये आपके सबसे अधिकतम होता है। हाइड्रोजन को अभाज्य तत्व की संज्ञा दिया गया है और इसके टोटल 3 समस्थानिक होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आपके पूछे गए। देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, तो टोटल आपके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, टाइट्रियम और आपका ड्यूटेरियम होता है, जो हाइड्रोजन के 3 आपके समस्थानिक होते हैं। घरेलू उपयोग में लाए जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मार्स गैस क्या है, तो मार्स गैस देखिए आपका मीथेन को कहा जाता है, जिसे CH4 कहा जाता है। और डायरेक्टली देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके उठे हैं। ये बाद में दोस्तों ये आपका जो है आपका कलेक्शन हो पाया है, लेकिन आप देखेंगे तो ये अगर आपको पहले ये कलेक्शन मिल जाता तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आप क्वेश्चन बिल्कुल आप बना पाते, क्योंकि लगातार क्वेश्चन यहाँ से आपको देखे गए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला जो उदाहरण होता है ये आपका CH4 होता है, जिसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसे हम लोग कहते हैं एलेसेंड्रो वोल्टा कहते हैं, जिन्होंने मीथेन गैस को सर्वप्रथम पृथक किया था। मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फ्रेंड्स कहा जाता है मार्स गैस। बायोगैस के मुख्य संघटक में कौन सी गैस होता है, तो इसमें आपका मीथेन और आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। बायोगैस के मुख्य संघटक कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड आपके होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपके मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर SV देसाई ने किया था 1941 से 42 ईस्वी में। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर SV देसाई के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कल आपके रिसेंटली आपका पूछा गया है CNG को लेकर के, जिसका क्वेश्चन अभी आपको जस्ट कवर कराएंगे। जस्ट आपको नीचे दिया गया है LPG को कवर करिए। कहा जा रहा है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो LPG का पूर्ण रूप होता है, मिश्रण अवयव में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो देखिए LPG की बात करेंगे तो इसमें आपका प्रोपेन, ब्यूटेन तथा ईथेन का मिश्रण होता है। इसका जो मुख्य अवयव होता है इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन की सूत्र की बात करेंगे तो C3H8 होता है, जिसे आपका ब्यूटेन कहा जाता है। और ये आपके प्रमुख घटक होता है LPG का। LPG में किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपका एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जिसके कारण LPG आपके गंधयुक्त हो जाते हैं। अगला देखिए LPG व बायोगैस से संबंधित कुछ आपको तथ्य दिया गया है। जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन व ब्यूटेन होता है। बायोगैस में उपस्थित मीथेन घरों तथा कारखानों में
जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होती है, इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को जो है प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन आपके कल जो पेपर कंडक्ट हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली हुबहू आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपको दिया गया है, और कल का एनालिसिस आपने अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, कहीं पर भी आप सीखेंगे सीएनजी का पूर्ण रूप आपका डायरेक्टली पूछा गया है। और डायरेक्टली देखिए जो है अभ्यर्थी से वार्तालाप के बाद ये क्वेश्चन आपके बताए गए, सीएनजी का पूर्ण रूप आपका पूछा गया है, और निश्चित रूप से आपके आए हुए क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है जो कि मैं भी डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कमरे के ताप पर गैर धातु कौन सा है, गैर अधातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है मरकरी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, इस चैप्टर से ही कई सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सीएनजी क्या है, तो और ये देखिए आपका कोई चैप्टर नहीं है, इसमें आपका मिक्स क्वेश्चन आपको दिया गया है जो ओवरऑल आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगला देखिए सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। खाना पकाने वाली गैस एलपीजी की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो देखिए आपके तरल अवस्था में किया जाता है। एलपीजी से संबंधित कुछ आपको तथ्य दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको याद रखनी है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। भारत में प्रथम एलपीजी टर्मिनल दाहेज गुजरात में स्थापित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आपके कल के पेपर में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आपके उत्तरदायी होता है? तो ये आपका विभोजितक उत्तक पूछा गया था, तो आपका विभोजितक उत्तक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका क्या पूछा है कि जिबरेलिन क्या है? तो देखिए आपका जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य घटक आपके जिबरेलिन होता है। जिबरेलिन जो आपके फ्रेंड्स होता है, ध्यान में रखेंगे, एक प्रकार का पादप हार्मोन है और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि एब्सिसिक एसिड क्या है, तो ध्यान रखना है कि पौधे की वृद्धि को बढ़ने के लिए जो रोकता है, यह आपका एब्सिसिक एसिड आपका मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों की दिया गया है कि सुषुप्ता अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जिब्रेलिन्स। तो ध्यान में रखेंगे जिब्रेलिन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बीजों की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसे जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन कहा जाता है। कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाने का कार्य तथा पादप हार्मोन करता है, जिसे हम लोग जिब्रेलिन कहते हैं। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। कल देखिए क्वेश्चन एक और आपका पूछा गया था कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो देखिए कोशिका का जो खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अगला देखिए किस पादप हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका में वृद्धि करना है? तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो पादप कोशिका का जो है किस पादप कोशिका का मुख्य कार्य होता है कोशिका में वृद्धि करना? तो ये आपका प्रमुख कार्य होता है जिब्रेलिन का। पौधों का बौनापन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन का। पादपों में बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन तथा बीजों के अंकुरण में किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी आपका किया जाता है जिब्रेलिन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा साइटोकाइनिन का। देखिए साइटोकाइनिन क्या है? तो एक पादप हार्मोन है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ध्यान में रखेंगे। देखिए किसे साइटोकाइनिन भी कहते हैं? तो देखिए साइटोकाइनिन को देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि किसे जो है फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। तो देखिए साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहा जाता है। देखिए जो आपके साइटोकाइनिन होता है एक आपके पादप हार्मोन है, इसकी प्रकृति जो है ये आपके क्षारीय होती है। बीजों में जो है सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसे दोस्तों कहा जाता है साइटोकाइनिन कहा जाता है। कौन सा पादप हार्मोन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है? तो इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं साइटोकाइनिन। इसके अलावा देखिए साइटोकाइनिन का कुछ मुख्य आपके कार्य होता है, जैसे कि आपका कोशिका विभाजन, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पूछे गए एग्जाम में। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा आपको पूछा जाता है कि आपके उत्तरदायी होता है? तो ध्यान में रखेंगे आपके कोशिका विभाजन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो ये आपका साइटोकाइनिन जो है ये आपके उत्तरदायी होता है। कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पादप हार्मोन आवश्यक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है?
देखिए जड़ों के अग्रसिरों पर जहां कोशिका का विभाजन होता है वहां पर साइटोकाइनिन का संश्लेषण आपके होते हैं। अगला फैक्ट आपको दिया गया है कि कौन सा पादप हार्मोन ऊतकों एवं कोशिका के विभेदन का कार्य करता है, तो ये दोस्तों आपका करता है साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है, ये हुबहू क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था। 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि अभ्यर्थी ने डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख करके भेजा हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सा पादप हार्मोन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है, तो इसे कहा जाता है साइटोकाइनिन। और इस क्वेश्चन को मैंने कल आपको एनालिसिस भी कराया है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपके हुबहू देखने को मिला है। अगला देखिए जिनरता को रोकने वाला पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों आपका कहलाता है साइटोकाइनिन। तो इतने फैक्ट आपको साइटोकाइनिन से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अगला देखिए एब्सिसिक एसिड की अगर बात करेंगे तो एब्सिसिक एसिड क्या है, यह एक वृद्धि रोधी पादप हार्मोन है जिससे कि पेड़ पौधे की वृद्धि रुक जाती है। कम सांद्रता पर वृद्धि रोधी पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन, पुष्पन तथा बीजों के अंकुरन को अवरुद्ध करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक आपके एसिड होते हैं। अगला फैक्ट आपका है कि कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है, तो आपका एब्सिसिक एसिड है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित पादप हार्मोन कौन सा है, तो ये आपका एब्सिसिक एसिड है। कौन सा पादप हार्मोन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है, तो ये आपका सही आंसर एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। साथ ही पादपों की पत्तियों के झड़ने की क्रिया का कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रित करता है, ये फ्रेंड्स आपका करता है एब्सिसिक एसिड। अगला देखिए आपको फैक्ट दिया गया है कि पौधों से फूलों तथा फलों के पृथक्करण की क्रिया को कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रित करता है, तो ये आपका करता है एब्सिसिक एसिड। पादपों में कौन सा पादप हार्मोन बीजों तथा कलिकाओं को सुस्वस्थावस्था में लाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक आपका एसिड है। अब देखिए एथिलीन को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एथिलीन आपका यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ से देखिए आपका एथिलीन्स को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपका डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्म में सभी क्वेश्चन आपके कवर होते जाएंगे। तो ये आपका 2-3 आपका टॉपिक था जहाँ से रिलेटेड आपके हर चैप्टर से रिलेटेड आपका मतलब इस 2-3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा था। तो इसको मैंने कंप्लीटली यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। अब देखिए एथिलीन क्या है, तो एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाए जाने वाला ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो इसे दोस्तों कहा जाता है एथिलीन। किस पादप हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, तो ये आपका है एथिलीन। और ये जो है पेड़ के फलों को पकाने के लिए काफ़ी भूमिकाएं निभाती है। किस पादप हार्मोन द्वारा पौधों की अनुप्रस्थ लंबाई में तो वृद्धि होती है किंतु अनुदैर्ध्य लंबाई में भी वृद्धि का विरोध करता है, तो ये आपका हो जाएगा एथिलीन। किस पादप हार्मोन के कारण चौड़ाई में वृद्धि होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन है। इसके अलावा देखिए प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये आपका करता है एथिलीन। कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी आपका प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। अगला कुछ आपको फैक्ट दिया गया है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका किया जाता है एसिटिलीन गैस का। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से भी आपके एसिटिलीन नामक गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखिए आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट दिया गया है, जैसे कि फ्लोरिज्म की अगर बात करेंगे, फ्लोरीजीन्स की अगर बात करेंगे तो देखिए जो आपका फ्लोरीजीन्स आपका है एक प्रकार का पादप हार्मोन है और इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, जो ऑलरेडी आपके रेलवे के द्वारा कवर किया गया क्वेश्चन है, बट इस बार आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत नहीं आए। किस पादप हार्मोन द्वारा फूलों का खिलना नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपका फ्लोरीजीन्स के द्वारा किया जाता है। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, तो फ्लोरीजीन्स को कहा जाता है। पादप के किस भाग में फ्लोरीजीन्स का संश्लेषण होता है, तो ये फ्रेंड्स याद रखना है कि पत्तियों में फ्लोरीजीन्स का आपका संश्लेषण होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए पादपों में जनन किस प्रकार का होता है, तो देखिए पादप में जनन 2 प्रकार का होता है, एक आपके अलैंगिक, दूसरा आपका लैंगिक जनन आपके होते हैं। अलैंगिक जनन जिससे कि रिलेटेड कल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सॉरी कल नहीं परसों एग्जाम में आपके जो है अलैंगिक से रिलेटेड क्वेश्चन का पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके हुबहू क्वेश्चन आपके आए और यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक कवर कर लीजिए। देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन में
पादप बिना बीज के नए पादपों को उत्पन्न करता है, जिसे आपके अलैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, तो ये फ्रेंड्स आपके 4 प्रकार का होता है। ये आपके कायिक प्रबंधन, मुकुलन, खंडन और आपका बीजाणु होता है। कायिक प्रबंधन कितने प्रकार के, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 4 प्रकार के कायिक प्रबंधन, मुकुलन, खंडन और आपका विषाणु के द्वारा आपके होते हैं। अगला देखिए आपका कुछ पॉइंट आपका है, जैसे कि कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं। कायिक प्रबंधन में पादप के मूल तने, पत्ती एवं नए पौधा प्राप्त होता है, यानी कि पौधे से पौधा निकलता है, इसे कायिक प्रबंधन कहा जाता है। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे को एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर डेवलप होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहा जाता है। पादपों में किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों की जड़ों, तनों और पत्तियों से नए पौधा का विकास होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। पौधों के कायिक प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है, सही कुछ आपको तथ्य दिया गया है जो याद रखना है। कायिक प्रबंधन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक जनन विषाणुओं का प्रसारण करने में सहायक होता है। कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में जो है चल सकता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए कुछ आपको पॉइंट याद रखना है, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं हम लोग पौधे का कुछ भाग है, जैसे आपका जड़ से, तो देखिए आपका शकरकंद है, डहेलिया है, आपका जो है सतावर है, ये सभी क्या है, तो एक प्रकार का आपका जड़ का उदाहरण है। आलू है, अदरक है, लहसुन है, ये सभी एक प्रकार का भूमिगत तना का उदाहरण है। दूध, घास, पुदीना और आपका जो है गुल दाऊदी जो आपका है, ये एक प्रकार का अर्ध वायवीय तने का उदाहरण है। गन्ना है, अमरवेल है, मनी है, प्लांट है। इसके अलावा आपका जो है बोगेन वेलिया है, ये सभी आपका क्या है, तो वायवीय तने का आपका उदाहरण है। तो यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, आलू के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो ये देखिए हम लोग आलू के तना को खाते हैं, ध्यान में रखेंगे। जिस क्या होता है कि जिस बीज से पुनः जो है पौधा निकल जाता है, इसे हम लोग तना कहते हैं। जैसे कि आलू है, आलू से पुनः क्या होता है कि पौधा ऑटोमेटिकली निकलने लगता है, इसलिए इसे हम लोग तना के अंतर्गत रखते हैं, तो ये आपका तना हो जाएगा। जबकि शकरकंद से पुनः पौधा नहीं निकल सकता है, इसलिए हम लोग इसे जड़ के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, जैसे आपका ब्रायोफाइलम है, आपका जो है बिगनोनिया है, ये सभी आपका क्या है, तो एक प्रकार का आपका पत्ती का उदाहरण है, ये सभी। अगला यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मुकुलन से रिलेटेड आपका। तो देखिए मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन में एक छोटा अंकुरजनक पादप के शरीर पर विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण होता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो आमतौर पर हाइड्रा और आपके ईस्ट में पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि प्रजनन के किस प्रकार में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। फ्रेंड्स आपके मुकुलन में ईस्ट कोशिका में जनन किस विधि से होता है, तो ये आपका मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इसके अलावा देखिए हाइड्रा में भी जो जनन होता है, ये आपका मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अब देखिए खंडन की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिए खंडन क्या है, खंडन में एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय पादप या जीव, ठीक है, 2 या अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर प्रत्येक टुकड़ा नए पादप के रूप में विकसित होता है, जिसे हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन का कुछ आपके प्रमुख उदाहरण है। प्रजनन की किस विधि का उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन, जैसे कि अमीबा के द्वारा किया जाता है। शिवालों में किस प्रकार का जनन होता है, तो ये आपका विखंडन होता है। अस्पायरोगैरा में किस प्रकार का विखंडन होता है, तो ध्यान में रखेंगे अस्पायरोगैरा भी जो है आपका विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। समुद्री एलोमोन की यानी जंतु की बात करेंगे तो में किस प्रकार द्वारा जनन होता है, तो इसमें भी फ्रेंड्स आपका जो है विखंडन के द्वारा जनन होता है। अगला देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रासायनिक अम्ल माना जाता है। इसे हम लोग H2SO4 कहते हैं, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है। सांद्र अम्ल को तनु बनाने हेतु क्या करना चाहिए, सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। अम्ल से संबंधित कुछ आपको फैक्ट दिया गया है जो आपको याद रखनी है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही अधिक होती है। कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। HCl से कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट कर लिया गया है, तो संभवतः आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, तो ये आपका हो जाएगा CH3COOH आपका हो जाएगा, जो कि कम H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने हेतु डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एक्वारेजिया घोल किसे कहते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को एक्वारेजिया घोल कहा जाता है। तो देखिए 3:1 के रूप में मिलाया जाता है, यानी कि HCl जो होता है ये आपका 3 भाग और आपका क्या होता है, तो HNO आपका 3 होता है, जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, इसका आपका 1 भाग होता है, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में रिसेंटली आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सोना व प्लेटिनम को किस विलयन में घोला जाता है। देखिए एक्वारेजिया में सोना और प्लेटिनम को घोला जाता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल किस कारण अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जल अपघटन होता है, इस कारण से ये आपके अम्लीय होता है। अगला है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। तो देखिए आपके ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति कैसा होता है। तो ये देखिए आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ के रूप में आपका किया जाता है। चलिए अगला कुछ आपको फैक्ट दिया गया है कि चूने का पानी किस कारण दूधिया हो जाता है। लीजिए हुबहू क्वेश्चन आपका आ गया जो ऑलरेडी आपका पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से चूने का जो पानी है ये फ्रेंड्स आपका यहाँ से दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए है कि किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो देखिए केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पानी की टंकी में लगी फंगी को नष्ट करने हेतु किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वह कौन सी गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है। जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है HCl के साथ, सफ़ेद ध्रुव बनाती है जिसे हम लोग अमोनिया गैस कहते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा रहा है अम्लीय वर्षा क्या है। तो दोस्तों जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस वर्षा के साथ घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के रूप में पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, जो ऑलरेडी आपका पूछा गया है। मैंने इसलिए आपको बताया है, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो हुबहू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 होता है। जब चींटियां काटती है तो वे कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करता है। बिल्कुल क्वेश्चन आपके हुबहू देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका उठा है और इसे आपका कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। यहाँ से भी देखिए हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न की अम्ल से संबंधित कुछ तथ्य दिया गया है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज जो है ये आपका तेज अम्ल होता है। जो फॉर्मिक एसिड होता है एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी जो है तीखी होती है। फॉर्मिक अम्ल ऑर्गेनिक आपका एक प्रकार का एसिड है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि खुले में रखा दूध कुछ समयोपरांत किस कारण खट्टा हो जाता है। तो ये आपका लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण से खट्टा हो जाता है। दूध का pH मान कितना होता है। तो ये आपका 6.4 से 6.8 के बीच आपका दूध का pH मान होता है। नींबू का खट्टा किस कारण से होता है। तो साइट्रिक अम्ल के कारण से नींबू का pH मान 2.4 होता है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। यह देखिए आपका बैगनी रंग का होता है, सॉरी लिटमस के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए लिटमस की बात करेंगे तो लिटमस जो है एक प्रकार का सूचक है और ये बैगनी रंग का होता है, जो दोस्तों आपका थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक आपका सूचक होता है। अगला देखिए अगर फैक्ट की बात करेंगे तो लिटमस विलियन का वास्तविक रंग क्या होता है। जब यह ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तो ये फ्रेंड्स आपका बैगनी कलर का होता है। इससे कुछ रिलेटेड आपका फैक्ट है, जैसे कि आपका भस्म से संबंधित कुछ तथ्य दिया गया है। सभी क्षारक जल में आपका विलय नहीं होते हैं। सभी क्षार एल्कली यानी कि भस्म होते हैं, जबकि सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसका कारण यह है कि सभी भस्म जो है जल में आपका विलय नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि क्षारक जल में हाइड्रो ऑक्साइड OH- आयन जो है उत्पन्न करता है। ये आपका प्रॉपर्टीज है, याद रखेंगे। भस्म या क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका 2 प्रकार का। भस्म या आपका क्षार कितने प्रकार के। तो ये आपके 2 प्रकार का होता है, जिसमें कि फ्रेंड्स आप बात करेंगे तो जल में कुछ आपका विलय भस्म है, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी इससे रिलेटेड आपका पूछा गया है। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी आपका जल में विलय है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये सभी आपका जल में विलय है। जबकि जल में अविलय की बात करेंगे तो आपका ZnO है, जो कि आपके वैधर्मी ऑक्साइड का भी उदाहरण है। फेरस ऑक्साइड FeO है, जो कि आपके जल में अविलय है। साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, ये सभी आपके जल में अविलय होते हैं।
जल में विलय की बात करेंगे तो NH4OH होता है, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जल में अविलय की अगर बात करेंगे तो FeOH का होल 2 हो जाएगा, जिसे फेरस हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। लवण की बात करेंगे तो जल में अविलय क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। खाने का नमक किससे निर्मित होता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक फ्रेंड्स आपका रेडी किया जाता है। देखिए एंटासिड क्या है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन अभी आपका रिसेंटली करेंटली पूछा गया है। भस्म देखिए आपका क्या एक प्रकार का एंटासिड का काम करता है। एंटासिड का अर्थ होता है वैसा पदार्थ जो एसिड के विपरीत कार्य करे, इसे हम लोग एंटासिड कहते हैं। आयोडीकृत लवण में क्या होता है, तो एक क्वेश्चन देखिए आपको थायराइड ग्रंथि से आपका पूछा गया है, आयोडीन को संश्लेषित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसे हम लोग कहते हैं थायराइड। अब देखिए प्रश्न है कि आयोडीकृत में पूछा है कि लवण में क्या होता है, तो पोटेशियम आपके आयोडाइड होता है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, कहा जा रहा है कि आयोडीनीकृत लवण में क्या होता है, तो इसमें आपका देखिए पोटेशियम आपका आयोडाइड होता है। इनो लवण को जल में डालने पर बुलबुले किसकी उपस्थिति के कारण बनते हैं, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से बनते हैं। अब देखिए पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो पीएच की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था ये आपका डेनिश रसायन शास्त्रीय सोरेनसन पेडल जो है सोरेनसन, आप डायरेक्टली याद रखिए कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को 1909 में फ्रेंड्स आपका जो है ये आपका डेवलप किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ आपका फैक्ट है, जैसे कि पीएच वैल्यू क्या है, तो एक प्रकार का संख्यात्मक मान को बताता है जो पदार्थों की अम्लता या क्षारीय के गुण को प्रदर्शित करने का काम करता है। पीएच किससे संबंधित है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से आपका पीएच आपका संबंधित होता है। पीएच वैल्यू का मान किस सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है, तो H+ आयन की सांद्रता को लेकर के, अर्थात इसका फॉर्मूला होता है pH = log 1/H+ आयन की सांद्रता, या तो इसी फॉर्मूला को लिखा जाता है pH = -log H+ आयन की सांद्रता। डायरेक्टली आपका फॉर्मूला भी यहाँ से पूछा जाता है। पीएच वैल्यू का मान किन जो है संख्याओं के मध्य होता है, तो देखिए आपका 0 से 14 के बीच होता है। अगर आपका 7 होता है तो ये आपके उदासीनीकरण होते हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से दोस्तों याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान ये आपका लगभग आपके 7 होते हैं। देखिए प्रमुख पदार्थों का जो पीएच मान है, जैसे कि नींबू का 2.4 से 2 से आपका 2.4 के बीच आपका नींबू का पीएच मान होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.0 से 4.4 होता है। बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 होता है। कॉफी का 4.5 से 5.5 होता है। अब देखिए आपको रेंज में याद नहीं रखना है, डायरेक्टली ये याद रखिए नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, टमाटर जूस का 4, बियर का 4 और कॉफी का यहाँ पर आपका 4 होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो मानव मूत्र का 5.5, दूध का 6.4, मानव लार का 6.5। इसमें आपका रेंज से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। मानव रक्त का 7.3 से 7.5 के बीच इसका मान होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह कौन सी धातु है जो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सोडियम धातु है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर सोडियम होगा। वह धातु जो जलने पर पीला रंग प्रदान करता है इसे सोडियम कहा जाता है। नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सोडियम का है। अगला प्रश्न देखिए, किन धातुओं को खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है, तो ये आपका पोटेशियम और आपका सोडियम है, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो ये आपका सोडियम है। कौन सा क्षारीय पार्थिविक धातु नहीं है, तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम कैसी धातु है, तो ये आपका दोस्तों याद रखना है कि सोडियम एक प्रकार का क्षार धातु है, क्योंकि ये आपका मेटल है। अगला है कि सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है, तो ये देखिए आपका कास्टर्न विधि या फिर आपका डाउन विधि के द्वारा सोडियम धातु का निष्कर्षण आपका किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा को लेने से एसिडिटी जो है ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, टेक्नीशियन के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका फिर से आपका आ गया है, जो ऑलरेडी आपका पूछा गया है। देखिए इस पीडीएफ को कंप्लीटली आप रिवीजन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोगों को अवश्य इसको रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन अभी आपको डायरेक्ट दिखे हैं। तो देखिए धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो आपका 10 हो जाएगा। धोबन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 आपका होता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, तो दूध के देखिए अम्लीकरण को रोकने के लिए इसमें फ्रेंड्स आपका बेकिंग सोडा को डाला जाता है। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बेरिक सल्फेट बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख तत्व, उसके अव्यय तथा उसके जो है रासायनिक सूत्र आपको दिया गया है, जिसे आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे अगर सोडियम की बात कर लेंगे तो ये आपका तत्व है, सोडियम का एस क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट है। इसके अलावा भी आपका यहाँ पर बोरेक्स हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न हमारा दिया गया है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम और आपका जो है डायस्फोर होता है, या तो फिर बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट आप बोल सकते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 2H2O होता है। कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है क्यूपराइट, एजुराइट, आपका मेलेकाइट होता है। साथ ही साथ आपका फ्रेंड्स आपका कैल्कोसाइट होता है, आपका कैल्कोपाइराइट होता है, जो कि आपके कॉपर के प्रमुख अयस्क होते हैं। चीन का देखिए आपका अयस्क होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीडेराइट। अगला देखिए आपका कुछ फैक्ट है, जैसे कि आपका सीसा का अयस्क होता है गेलेना, ये आपका जो है रिसुसाइट होता है, सीरुसाइट होता है, जो कि आपका सीसा का प्रमुख अयस्क होता है। सिल्वर की बात करेंगे तो ये आपका होता है नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर होता है। यहाँ से देखिए जो अब तक क्वेश्चन आपका पूछा गया अर्जेंटाइट और आपके हॉर्न सिल्वर दे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन देखिए अगर नहीं आया है तो किसी न किसी शिफ्ट में आपका 30 तक एग्जाम होने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% आपका आएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया है तो देखिए अगर पूछा जा रहा है कि मोहर लवण का रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए FeSO4 NH4 का होल 2SO4 और 6H2O है, जो कि आपके दोस्तों मोहर लवण है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि रेजर ब्लेड बनाने में किस इस्तेमाल किया जाता है, किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आपका देखिए अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लोहे की किस्म हुआ उसके यहाँ पर कुछ आपको गुण दिया गया है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब याद इसको कैसे रखना है तो समझिए, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्राएं कितनी पाई जाती है, तो 2.5 पाई जाती है, बस यही आपको याद रखना है। और यह जो होता है कठोर हुआ भोंगूर होता है, यह निम्न कोटि का लोहा आपका माना जाता है। तो इसमें जो मेनली आपको याद रखना है कि ढलवा लोहा में कार्बन का 2.5% मात्राएं आपकी पाई जाती है, जो रेलवे ने अब तक आपका पूछा है। पीटवा लोहा में देखिए आपके कार्बन की मात्राएं काफ़ी कम पाई जाती है, 0.12 से लेकर के आपका 0.25 के बीच जो है आपकी इसमें आपका पाई जाती है। और यह जो अगात वर्धन और तनी होता है, अतः इसे जो है चादर के रूप में बनाया जा सकता है पीटवा लोहा को। अगला देखिए कुछ फैक्ट है, जैसे इस्पात की बात करेंगे तो यह जो है लोहा व कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। इसमें आपका इस्पात जो है इसमें आपका लोहा और आपका कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। तो इसी में क्या है कि आपका अवयव भी पूछा जाता है कि इस्पात को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आयरन और कॉपर का किया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5 के बीच आपका पाई जाती है। तो फ्रेंड जितने भी ओवरऑल आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन था कल के पेपर के अकॉर्डिंग, इसको मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। इसको रिवीजन करके जाएंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन करिए और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको डाला गया है इसको कंप्लीटली आप लोग रिवीजन करिए, क्योंकि यहाँ से हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी बैक टू बैक आपका क्लास जा रहा है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास भी मिल जाएगा, जिसमें कि हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन को पुनः जो है एक बार कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में आपके आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, जिससे कि आप सारे क्लास को बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।